Hello everyone, so this is Tanya Munjal and today we are going to discuss a very important topic of your economics for the board exam. मान के चलो एक ये वाला टॉपिक दैट इज डेफिशिट डिमांड का टॉपिक और इसी का एक और अपोजिट है एक्सेस डिमांड का टॉपिक. इन दोनों में से एक टॉपिक आपके बोर्ड्स 12th बोर्ड्स के एग्जाम में आना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार देखा गया पेपर में आ चुके हैं. ठीक है, तो फटाफट से हम टॉपिक समझते हैं. क्या है हमारा जो टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझना. ये है हमारा डेफिशिट डिमांड और इसी को हम बोल देते हैं डिफ्लेशनरी गैप. बड़े ध्यान से समझते हैं है क्या, हर एक वर्ड का बड़े ध्यान से समझेंगे. और इसी का एक और नेम है जो हम पढ़ते हैं, दैट इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल भी इसे बोलते हैं. क्यों बोलते हैं समझते हैं. ठीक है, तो फटाफट से फर्स्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज डेफिशिट डिमांड. डेफिशिट का मतलब क्या होता है, अगर आपको पता हो, डेफिशिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना. अब हम बात किस चीज की कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड की बात कर रहे हैं, यानी डिमांड कम होना है ना. डेफिशिट डिमांड का मतलब है जब आपका डिमांड कम है और सप्लाई क्या है, ज्यादा है. और हमें पता है हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल को लेके नहीं चलते, हम एज अ होल इकोनॉमी लेके चलते हैं, यानी एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं. एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल के बारे में हम समझ रहे हैं. तो यहाँ पे जो आपका डेफिशिट डिमांड है, इसका मतलब है कि आपकी एग्रीगेट डिमांड कम है और आपकी एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है. यानी मार्केट मतलब देश में डिमांड कम चल रही है और देश में सप्लाई क्या है, ज्यादा. क्लियर है, इतना क्लियर हो गया. अब फटाफट से डेफिशिट डिमांड का मतलब तो आप समझ गए है ना. अब समझते हैं डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोला गया भाई इसको, है ना भाई. अब इसको समझते हैं डिफ्लेशनरी गैप. अगर समझ पा रहे हो तो डिफ्लेशन से आया है. डिफ्लेशन का मतलब ही होता है मंदा पड़ जाना. अगर आपको पता हो मंदा पड़ जाना, अगर मैं दोबारा लिख देती हूँ, एक बार बड़े ध्यान से समझना. डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप भी इसको बोला जाता है. फटाफट से समझो ये डिफ्लेशनरी गैप क्या है. डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है देश में डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाना. डिफ्लेशन मतलब मंदा पड़ जाना, और मंदा कब पड़ता है, जब मार्केट में प्राइसेस कम हो जाना, इसी को हम कहते हैं डिफ्लेशन. अब आप खुद सोचो, हमने अभी तक बात करी है एग्रीगेट, अगर हमने अभी तक बात जो करी है वो हमने बात करी है डेफिशिट डिमांड. और डेफिशिट डिमांड का मतलब है कि डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा. एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा, लोग खरीद नहीं रहे, लोग डिमांड नहीं कर रहे किसी प्रोडक्ट की, उनकी डिमांड नहीं है. इसका मतलब ये है, अगर आप खुद सोचो, अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, तो अब जो बनाने वाला है उसको क्या होगा, भाई कम रेट में बिक जाए, बस मेरा सामान बिक जाए, है ना. मेरा कम रेट में बिक जाए, मेरा सामान बिक जाए, एटलीस्ट मैं अपनी कॉस्ट तो निकाल पाऊंगा. तो हर एक चीज का प्राइस क्या कर देता है, कम कर देता है. प्राइस कम होने से क्या हो जाता है, डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है. और इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डिफ्लेशनरी गैप. क्लियर है. अब अगर आपको ध्यान हो, हमने पहले ये भी पढ़ा, इसको हम बोलते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल. ये क्यों बोलते हैं, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे और वहां से आप बड़े अच्छे से समझ आओगे इसको हम अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल क्यों बोलते हैं. क्लियर है. तो फटाफट से एक बार हम आगे चलते हैं. ठीक है, अब ध्यान से समझो, बड़े ध्यान समझो. अभी तक हमने बात करी डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन. डेफिशिट डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, ज्यादा है. यहाँ पे एक एग्जम्पशन है और वो इतनी इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन है, अगर पेपर में टीचर को वो एग्जम्पशन नहीं मिली तो आपके मान के चलो आपके नंबर कट गए. ठीक है, इसमें आपको जरूर लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग टू. अभी तक हमने क्या पढ़ी, डेफिशिट डिमांड का मतलब है एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल employment in the economy. full employment in the economy. समझो इसका मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे है कि ये एजम्पशन है कि हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट की क्या है, सिचुएशन है. क्लियर है यहाँ तक. अगर आपको पता हो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो समझ नहीं पा रहे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या. एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सुन लिया, एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो पता है हमें, यानी जो लोग काम करना चाहते हैं, एबल है काम करने के लिए, यानी हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू डू वर्क, आर डूइंग वर्क, उनके पास काम है.
राइट हमें ये पता है एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट भी यही है बट इसमें कुछ ऐड हो जाती बातें. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमारे देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है. जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है. नाम से तो पता चल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूरे के पूरे मतलब भारत में जितने लोग हैं सब लोगों के पास काम है. नाम से ही पता चल रहा है बट इट डज नॉट मीन द सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि एक भी बंदा ऐसा नहीं है हमारे भारत में जिसके पास काम नहीं है. क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे भारत में देयर इज मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. मिनिमम रेट ऑफ unemployment that always exist in the economy. Always exist in the economy. हमेशा याद रखना एक मिनिमम अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में रहती है. ठीक है और इसी को हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर है? तो फटाफट से एक बार फुल एम्प्लॉयमेंट को क्विक रिवाइज करते हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि इट मींस पीपल आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड आर गेटिंग वर्क, बट इट डज नॉट मीन द सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जो रहती है देश में बेरोजगारी इतनी तो रहेगी क्योंकि बहुत लोग हैं जो मान लो पैरालाइज्ड हैं, जो हैंडीकैप पैदा ही हैंडीकैप है, तो वो लोग काम नहीं कर ही नहीं सकते. राइट तो देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी और इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर है? तो इतना क्लियर होगा. सिंपल. आपको इसमें कुछ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट की. आपको सिंपल लिखना है डेफिसिट डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी. क्लियर है? अब फटाफट से हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं. इस डायग्राम को समझने से पहले ना एक ये समझते हैं डेफिसिट डिमांड से ना एक प्रॉब्लम आती है देश में. वो प्रॉब्लम क्या है फटाफट से एक बार डिस्कस करते हैं. उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं लो लेवल इक्विलिब्रियम. लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. प्लीज अवॉइड करना इसको. अच्छा बड़े ध्यान से समझिए लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप क्या. हमेशा याद रखना डेफिसिट डिमांड से प्रॉब्लम आती है. डेफिसिट डिमांड आपको पता चल गया डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है हमारे देश में. ठीक है अब लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का मतलब क्या? अगर हमने देखा होगा ट्रैप का मतलब अगर आपको पता हो ट्रैप का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब एक जाल के अंदर फंस जाना. ठीक है लो लेवल का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल लो मतलब गिर जाएगी. गिर जाने का मतलब है हमारा देश का जीडीपी गिर गया, हमारे देश में ग्रोथ नहीं हो रही. उसको हम क्या कहते हैं? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप. बट ऐसा हुआ क्यों? डेफिसिट डिमांड से ये प्रॉब्लम क्यों आई? अब हम समझते हैं. बड़े ध्यान से समझना. वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल सी बात. एक बात बताओ हमने अभी तक क्या बात करी? डिमांड क्या है? कम है जी, है ना. हमने बात करी कि डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है. अब डिमांड कम है मतलब लोग खरीद नहीं रहे. अब लोग खरीद नहीं रहे इसका मतलब क्या है? एक प्रोड्यूसर का सामान भर रखा है गोडाउनों में भर रखा है यानी उसके पास क्या है? अनवांटेड स्टॉक पड़ा है. यानी ऐसा स्टॉक जो वो चाहता नहीं था. वो चाहता था कि उसका माल मार्केट में जाके बिके बट वो माल बिक नहीं रहा. ठीक है तो इसका मतलब क्या होगा? अनवांटेड स्टॉक पड़ा है. अनवांटेड स्टॉक को आप बफर स्टॉक भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. यानी उसके पास स्टॉक भरा हुआ है ना. अब एक बात बताओ गोडाउन में माल भर रखा है ना, लोग खरीद नहीं रहे, तो अब मैं क्यों अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट करूं? क्योंकि पहले मैं वो माल तो निकाल लूं, वो स्टॉक तो निकाल लूं, वो स्टॉक तो बेच दूं मार्केट में, तो ही मैं अपने बिजनेस में और इन्वेस्ट करूं और रॉ मटेरियल खरीदूं और प्रोडक्शन करूं. तो मैं एज अ प्रोड्यूसर क्या करूंगी? इन्वेस्टमेंट क्या कर दूंगी? कम करूंगी. अपने बिजनेस में और पैसा कम लगाऊंगी. अब मैंने इन्वेस्टमेंट क्या करी? कम करी. मैंने अपनी बेसिकली मैंने पैसा नहीं लगाया, कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदा, तो मेरी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है जी. प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है? कि मैं आउटपुट कम प्रोड्यूस कर रही हूँ. अब प्रोडक्शन मैं कर नहीं रही, प्रोडक्शन मैंने क्या कर दी? कम कर दी. तो ऑब्वियसली बात है मेरी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो जाएगी? कम. अब मैं जब बना ही कम सामान रही हूँ तो मेरे को इंसान एज ए लेबर जो मुझे चाहिए, इंप्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज है उसको भी क्या कर दूंगी? कम कर दूंगी. यानी जो मेरे पास काम करने वाले बंदे हैं मैं उनको भी निकाल दूंगी, है ना. कि मेरे पास काम ही नहीं, मैं आपको रख के आपकी वेजेस दिहाड़ियां कैसे दे दूं?
है ना। तो अब मैं क्या कर दूंगी, प्रोडक्शन कम है तो मैं क्या कर दूंगी, यही देख लेते हैं, प्रोडक्शन कम होने से मैं क्या कर दूंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कम जनरेट करूंगी। अब लोगों के पास काम नहीं है तो लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नौकरियां नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है तो लोगों के पास पैसा भी नहीं है जी, ठीक है जी, तो इनकम भी लोगों की क्या हो जाएगी, कम। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात, काम है नहीं, पैसा है नहीं, तो मैं खरीदूंगी क्यों, है ना। जब मेरी जेब में पैसा नहीं तो मेरी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, मेरी कम हो जाएगी। कहाँ से प्रॉब्लम चल के आई थी कि भाई मेरी डिमांड कम है, डिमांड कम से ये प्रॉब्लम आप देख रहे हो, फिर से डिमांड आ गई। अगर आप देख रहे हो ट्रैप का मतलब, जहां से प्रॉब्लम शुरू हुई थी ना, फिर से उसी ट्रैप में आ गई, उसी जाल में फंस गई, उसी चक्रव्यूह में फंस गई। अब आप खुद सोचो, डिमांड नहीं है तो फिर से, डिमांड नहीं है तो बनाने वाला क्यों बनाएगा, तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम होते ही आपको पता है जीडीपी अपने आप ही कम हो जाएगा, ये हमें पता है। जीडीपी कम मतलब देश की ग्रोथ भी कम, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप, यानी हमारी जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल गिर जाएगी, हमारे देश का जीडीपी बिल्कुल गिर जाएगा। और वो कैसे होगा, कहाँ, डिमांड कम तो सामान नहीं बिक रहा, माल पड़ा हुआ गोडाउनों में, बिक नहीं रहा तो पैसा कम लगाऊंगा तो प्रोडक्शन कम तो एम्प्लॉयमेंट कम, है ना, नौकरियां बल्कि निकाल दूंगा। अब एम्प्लॉयमेंट कम तो पैसा कम तो फिर से डिमांड कम, फिर से प्रोडक्शन कम, और देश का जीडीपी बिल्कुल ही कम। तो इसी को कहते हैं हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की सिचुएशन आ जाएगी हमारे देश में। क्लियर है, तो डेफिशिट डिमांड से ये प्रॉब्लम आती है हमारे देश में। क्लियर है, तो फटाफट से एक डायग्राम समझते हैं। अगर आप डायग्राम समझ लोगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से हम आगे चलते हैं एक बार डायग्राम पे, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपको पता हो, ये होता है हमारा y एक्सिस, दिस इज आर x एक्सिस एंड दिस इज आर ओरिजिन। क्लियर है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, AD होगा और यहाँ क्या होगा हमारा AS होगा। और क्योंकि हम डेफिशिट डिमांड की बात कर रहे हैं तो डिमांड और सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी AD और AS की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, AD और AS। नीचे हमारा आता है, बड़े ध्यान से समझना, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, पूरा लिख देना प्लीज। और यहाँ पे इसी को बोल देते हैं हम जीडीपी भी। बड़े ध्यान समझना, यहीं से ना एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पेपर में कई बार पूछ सकते हो। बड़े ध्यान समझना, इसको हम इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी, अगर हमें पता हो, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कई बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और नेम था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, आउटपुट थ्योरी भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं, और जीडीपी थ्योरी भी पढ़ते हैं, बोलते हैं। हम ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना, तो चारों की चारों चीजें ना एक दूसरे से रिलेटेड। कैसे, आ जाओ फटाफट से। अब देखो, सीधी सी बात है, डिमांड नहीं थी, हमने बात करी थी, प्रोडक्शन नहीं होगी। तो अगर प्रोडक्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात है, अगर हम नॉर्मली ले, अगर प्रोडक्शन होगी तो ही लोगों के पास काम होगा, है ना। अगर प्रोडक्शन होगी, लोगों के पास काम होगा, तो ही लोगों के पास क्या होगा, पैसा होगा, और प्रोडक्शन होगी तो ही जीडीपी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तो ये चारों के चारों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। क्लियर है, अब फटाफट से, ये तो नॉर्मल था, इसमें ऐसा कुछ आपको लिखना नहीं है। हम फटाफट से एक बार डायग्राम समझते हैं, क्या है हमारा डायग्राम। अगर हम इसको बनाए, दिस इज आर वाई, ठीक है जी, ये हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे बनेगा। मैं थोड़ा सा दोबारा बना देती हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, एक बार दोबारा देख लीजिए। इसको ज्वाइन कर लेना। ये है आपका, एक मिनट बच्चा, थोड़ा पेशेंस रखिए, कई बार दिक्कत हो जाती है। ठीक है जी, एक मिनट दीजिए बस। चलो जी, ठीक है, अब फटाफट से एक बार दोबारा देख लेते हैं, हमें क्या बनाना है। बेसिकली AD और AS, तो हम फटाफट से AD और AS की लाइन ज्वाइन कर देते हैं। ये है आपका Y, ठीक है, दिस इज योर Y, और हमें पता है Y जो है वो हमेशा आपका 45 डिग्री के एंगल पे बनता है, या कि इनकम का होगी। ठीक है, अगर आपको पता हो Y हमेशा इक्वल होता है आपका AS से,
ये क्यों होता है इसका भी एक रीजन है, ठीक है। अगर आपने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा होगा अपने इकोनॉमिक्स का, तो आपने पढ़ा होगा y इक्वल टू ए एस। क्यों होता है, एक सिंपल सी बात है। एज अ प्रोड्यूसर सोचो खुद को कि आपकी खुद की एक फैक्ट्री है। जैसे अगर आपके पास इनकम पैसा होगा, अगर आपके पास पैसा होगा, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास पैसा है तो ही मैं क्या करूंगी, बिजनेस में पैसा लगा पाऊंगी, इन्वेस्ट कर पाऊंगी, है ना। अगर मेरे पास पैसा है तो ही मैं इन्वेस्ट कर पाऊंगी, इन्वेस्ट कर पाऊंगी तो ही मैं क्या कर पाऊंगी, प्रोडक्शन। अगर मैं बना रही हूं तो ही मैं मार्केट में क्या कर पाऊंगी, सप्लाई कर पाऊंगी। तो मेरी इनकम और एएस एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको y इक्वल टू क्या कह देती हूँ, एएस कह देती हूँ। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब फटाफट से आगे देखते हैं हम क्या बनाते हैं, एडी कर्व बनाते हैं। एडी कर्व आपकी, ठीक है जी, दिस इज योर एडी कर्व। क्लियर है, ये फिर से एक्स्ट्रा बन गई है, कोई नहीं, हम थोड़ा सा अगर हो सकता है तो अब देखते हैं, फिर से इशू ना हो जाए। दोबारा से बना देते हैं, होल्ड रखो प्लीज। ठीक है, थोड़ा सा आप ऑपरेट करना, कोई नहीं। दिस इज माई, ये इसी के साथ क्यों बन रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रही, कोई नहीं, जैसे भी करेंगे अच्छे से। दिस इज माई वाई जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, वाई इक्वल टू ए एस। दिस इज माई एडी कर्व, ठीक है जी, दिस इज माई एडी कर्व। और हमें पता है, ठीक है, और हमें पता है ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा। बिकॉज हमें पता है जहां पे एडी और एएस इक्वल हो जाता है वो मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एंड दिस इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मैं यहाँ वाई लिख देती हूँ, मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ दूसरे पेन से, दिस इज माय इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। क्लियर है, आप ध्यान से समझो, जो ये ई पॉइंट है ना, हमने असम्पशन क्या बोली है, दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जो ई है ना हमारा, जहाँ पे एडी और एएस इक्वल है, ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। याद रखना, दिस इज आवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वी हैव अजम्पशन दैट देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन दी इकोनॉमी। क्लियर है। अब फटाफट से हमने क्या बात करी थी, देश में क्या है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन। डेफिसिट डिमांड का मतलब है डिमांड कम है, डिमांड कम है तो डिमांड को कम बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये क्या होगी हमारी डिमांड कम, इसको मैं नाम दे देती हूँ लेट्स से AD1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे कहाँ पे हमारा अब AS और AD टच कर रहा है, वो यहाँ पे कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दैट इज मेरा E1 हो गया ये, ठीक है, दिस इज माय E1। अब बड़े ध्यान से समझो, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम बोलते हैं, अगर आपने देखोगा फुल इक्विलिब्रियम के नीचे बना है, राइट, फुल इक्विलिब्रियम के नीचे बना है, तो ये अंडर है, अंडर द फुल इक्विलिब्रियम, तो इसी को हम बोल देते हैं अंडर फुल इक्विलिब्रियम लेवल, अंडर फुल इक्विलिब्रियम पॉइंट या लेवल बोल देते हैं, अंडर फुल इक्विलिब्रियम लेवल। ये फुल इक्विलिब्रियम जो एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है उसके नीचे बना है, तो इसको हम बोल देते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल या अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको बोल देते हैं। क्लियर है। अब आपका यहाँ पे E1 आपका फुल अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल बना, तो दिस इज योर Y1, दिस इज योर Y1, मतलब ये आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ GDP। अगर आपने देखा होगा हर एक चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। क्लियर है, और हमें ये पता ही है कैसे कम होगी, सिंपल सी बात है, हमने क्या बात करी कि ऑलरेडी डिमांड कम है, डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम प्रोड्यूस होगी। पहले प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, OY लेवल, अब कितनी होगी, OY1 लेवल, तो आउटपुट क्या हो रहा है, पहले से कम प्रोड्यूस हो रहा है। नॉर्मल सी बात है, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो लोगों को नौकरियां कम मिलेगी, नौकरियां कम मिलेगी यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाएगी, कम। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पहले OY थी तो अब क्या होगी, OY1 होगी, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम तो लोगों के पास पैसा कम यानी इनकम कम, इनकम कम तो पहले इतनी इनकम थी तो अभी कितनी इनकम होगी आपकी, OY से OY1 होगी, राइट। अब सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन कम होगी तो GDP भी अपने आप क्या होगा, कम होगा। पहले आपका GDP कितना था देश का, OY, अब कितना हो गया, OY1। तो आप देख पा रहे हो हर एक चीज जो हमने बात करी थी ना लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में, वो हमने डायग्राम से प्रूव करके दिखाई है कि आपकी इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, GDP सारी की सारी क्या हुई है, कम हुई।
क्लियर है? तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। अगर आपने देखा होगा, दिस इज योर इनकम एस, दिस इज योर इनिशियल एडी, दिस इज योर ई इज द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड दिस इज योर इनिशियल ओवाई इज द इनिशियल full employment equilibrium level of income, output, employment and GDP. When there is a situation of deficit demand in the economy, then the whole AD curve shifts downward from AD to AD1, and now the new equilibrium point will be your E1, and this point is known as under full employment equilibrium point. Clear? या फिर level. And OY1 is the new equilibrium level of income, output, employment and GDP. ये आपने देखा होगा हर एक चीज क्यों कम हो रही है, इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। प्रोडक्शन कम, एम्प्लॉयमेंट कम, एम्प्लॉयमेंट कम तो इनकम कम, इनकम कम तो जीडीपी अपने आप ही कम। क्लियर हो गया अच्छे से? अब ध्यान से सुनो एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल दूं F, यहाँ पे मैं एक पॉइंट डाल दूं F, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज AD और AD1 का जो डिफरेंस है, उसको मैं कहती हूँ डिफ्लेशनरी गैप। बड़े ध्यान से समझो भाई, डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोलते हैं मैं समझा देती हूँ, ध्यान से समझो। डिफ्लेशनरी गैप क्यों बोला? अब आपकी डिमांड जब कम होगी, दैट इज देश में जब डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ गई, हमें पता ही है डिमांड कम होने का मतलब है कि माल बिक नहीं रहा, तो हर एक चीज का प्राइस क्या हो जाएगा? कम। प्राइस कम होने से देश में किस चीज की सिचुएशन आ जाएगी? डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी। जो इन दोनों का गैप है ना, इसी को हम बोल देते हैं डिफ्लेशनरी गैप। That is the difference between AD and AD1, that is E और F। अगर ये E है, ये आपका F पॉइंट है, तो इन दोनों का जो गैप है वो क्या है? आपका डिफ्लेशनरी गैप। क्लियर है? ऑलमोस्ट टॉपिक ओवर हो चुका है। फटाफट से कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कंक्लूजन हम एक बार पढ़ लेते हैं इसका, और कॉजेस पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कारण है कि हमारे देश में डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आती है। क्लियर है? तो फटाफट से एक बार आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है जी। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, कंक्लूजन। हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा डेफिसिट डिमांड में क्या क्या पढ़ रहे हैं, तो इसको हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं। पहला हम पढ़ लेते हैं लेट्स से आउटपुट पे। अब आप खुद बताओ, ये सारी चीजें हम आपको पढ़ा चुके हैं। फटाफट से आउटपुट, अब आप बताओ आउटपुट बढ़ रहा था, कम हो रहा था, क्या हो रहा था? हमने बात करी ऑलरेडी माल बिक नहीं रहा, डेफिसिट डिमांड है, राइट। बफर स्टॉक पहले पड़ा हुआ, अनवांटेड स्टॉक पड़ा हुआ, तो मैंने क्या करी थी? प्रोडक्शन को कम किया था। तो यानी आउटपुट जनरेशन क्या हो रहा था? कम हो रहा था, यानी प्रोडक्शन क्या हो रहा था? कम हो रहा था। ये हमें पता है, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, जब बताओ जी फटाफट से, एम्प्लॉयमेंट मतलब लोगों के पास काम धंधे नौकरियां। फटाफट से खुद सोचो, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी तो जो मालिक था वो क्या कर रहा था? नौकरियां बल्कि हटा रहा था, और तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो कर ही नहीं रहा था। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी थी? कम, बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मार्केट में हमारे देश में क्या होगी थी? इकोनॉमी में क्या होगी थी? बढ़ी थी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी थी? कम होगी थी, और देश में बेरोजगारी की समस्या यानी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हमारे देश में क्या होगी थी? बढ़ती थी। क्लियर है अच्छे से? चलें आगे फटाफट से देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अगर हम बात करें प्राइस के बारे में, ये तो सबको पता होगा प्राइस, हमने अभी तक बात करी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? मंदी आ जाना, है ना। हमने बात करी डिमांड नहीं है तो दुकान बेसिकली क्या हो रहा था? उसको प्रोड्यूसर को कि भाई बिक जाए, जैसे मर्जी बिक जाए, तो प्राइस क्या हो रहा था? कम हो रहा था। प्राइस कम होने से क्या हो गया था? देश में डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी। डिफ्लेशनरी गैप हमने पढ़ा ना, देश में डिफ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी। सिंपल सा, इजी है, हर एक चीज हम पढ़ चुके हैं, बट हमें भी हैव टू कंक्लूड इट, तो हमने इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है जी। अब फटाफट से कुछ कॉजेस पढ़ लेते हैं कि क्या कारण है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में, हमारे भारत में ये समस्या आ रही है, डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, 4 से 5 पॉइंट्स है, वेरी इजी। फटाफट से इसको खत्म करते हैं टॉपिक को, आगे चलते हैं हम। फटाफट से पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ डेफिसिट डिमांड। क्या कारण है कि लोग डिमांड नहीं कर रहे, खरीद नहीं रहे, है ना। तो पहला हम रीजन लिख सकते हैं रिडक्शन इन इनकम। लोगों के पास पैसा कम है, सिंपल सी बात है। अगर लोगों के पास पैसा कम है, जेब में पैसा कम है, तो डिमांड कम, तो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। डेफिसिट मतलब डिमांड में कमी हो जाना, है ना, देश में डिमांड की कमी हो जाना। क्लियर है? सेकंड आप मुझे बताओ फटाफट से। हाँ जी, इनकम कम हो जाना, या फिर एक लिख सकते हैं डिक्रीज इन propensity to consume। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे, खर्च नहीं रहे, कंज्यूम नहीं कर रहे, राइट।
कोई भी रीजन हो सकता है, पैसा नहीं है, वट एवर द रीजन, लोग खर्च नहीं रहे यानी लोग डिमांड नहीं कर रहे, और डिमांड नहीं कर रहे का मतलब क्या है, डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन आ गई है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, इंक्रीज इन टैक्सेस। इंक्रीज इन टैक्सेस हमें पता है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई प्रोडक्ट है या कुछ भी है उस पर टैक्सेस लगा दी, टैक्सेस लगाने से क्या होगा, वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाएगा तो अब लोग उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या करेंगे, कम, क्योंकि वो महंगा हो गया तो लोग उसको खरीदेंगे कम। डिमांड कम होती ही देश में क्या आ जाएगी, डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर है? आगे देखते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब समझो। अब हमें पता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पहले मतलब समझो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि हमारे देश की सरकार को हमारे देश में ग्रोथ लाने के लिए, हमारे देश में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, है ना। हमें पता है देश में स्कूल्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने, डैम, रोड, ब्रिजेस, पता नहीं क्या क्या, देश में जीडीपी बढ़ाने के लिए, ग्रोथ लाने की गवर्नमेंट को क्या करने पड़ते हैं, खर्चे करने पड़ते हैं। जब गवर्नमेंट देश पे खर्चा कर रहा है तो वो जो पैसा है वो देश के लोगों के पास ही आएगा, राइट। क्योंकि अगर देश में रोड, रेलवे बन रही है तो कितने लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पैसा आएगा लोगों के पास, राइट। तो जब गवर्नमेंट देश में खर्चा करेगी तो देश के लोगों के पास पैसा आएगा, यही नॉर्मल सी बात है। अब हमने क्या बात करी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है। अब जब गवर्नमेंट ही खर्चा कम कर रही है तो आम जनता के पास पैसा क्या आया, कम। जब लोगों की जेबों में पैसा कम, यानी मनी की सप्लाई जब मार्केट में कम हो जाएगी, जेबों में पैसा कम होगा तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। जब डिमांड कम है तो डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। क्लियर है? वेरी इजी, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इंक्रीज इन लेट्स से इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स को देखते हैं। अब हमने क्या किया, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, हम बाहर की कंट्री से सामान खरीद रहे हैं, राइट। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स का मतलब है हम बहुत सारा सामान बाहर की कंट्री से खरीद रहे हैं, हम अपने देश से नहीं खरीद रहे, तो हमारे देश की प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम होगी, यानी हमारे देश में क्या होगी, डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन आ गई। क्यों? क्योंकि हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं, अपने देश से सामान नहीं खरीद रहे, अपने देश से सामान नहीं खरीद रहे, यानी हमारे देश की डिमांड कम। हमारे देश की डिमांड का मतलब डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन। क्लियर? आगे है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। फटाफट से देखो, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स का मतलब ये हो गया कि पहले क्या होता था, मान लो हम बाहर की कंट्रीज में भी सामान बेचते थे, लेकिन अब मान लो कोई भी रीजन से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बाहर की कंट्रीज में कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। अब हमारा एक्सपोर्ट कम होने का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम होने का मतलब है डेफिशिट डिमांड की सिचुएशन आ गई इकोनॉमी में। क्लियर है? सिंपल से पॉइंट है, वेरी इजी पॉइंट। आई गेस आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स को ले लिया जाएगा। थैंक यू सो मच।